हमने जो टॉपिक पढ़ा है डीएनए ब्लॉक एलिमेंट, जिसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं, इन डीएनए ब्लॉक एलिमेंट्स की सारी डिटेल समझने के बाद में अब हम आज इसकी एनसीईआरटी रीडिंग करने वाले हैं। और ये एनसीईआरटी रीडिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप इतने साल में आए हुए अगर क्वेश्चंस देखते हैं, चाहे वो मेडिकल के हों चाहे इंजीनियरिंग के हैं, आप पाएंगे कि जो 90% क्वेश्चन है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। हम सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं जो इसमें दी हुई हैं, पर हम इसे इसकी लैंग्वेज समझते हुए कि इसमें क्या कहा गया है, उसके लिए आज हम एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे। तो एनसीईआरटी की जो लाइनें हैं मैं आपको बताती हूँ और साथ में आपको समझाती भी जाती हूँ। बटन अगर आप इस रीडिंग के दौरान अपने हाथ में भी एनसीईआरटी रखें और जो पॉइंट्स हैं जो मैं इंपॉर्टेंट बताऊँगी उसे अंडरलाइन करते जाएँ। डीएनए ब्लॉक एलिमेंट्स में द डीएनए डी ब्लॉक of the periodic table contain the elements of the group 3 to 12 in which the d orbitals are progressively filled in each of the 4 long period. एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के कंपेयर में डी ब्लॉक में डिफरेंस ये आता है कि जहाँ एस और पी ब्लॉक ग्रुप में पढ़े जाते हैं अप टू डाउन, ये एस ब्लॉक के दो ग्रुप हम लिथियम फैमिली लेते हैं और लिथियम से लेकर यहाँ पर शुरू करते हैं, यहाँ बेरिलियम से शुरू करते हैं और डाउन द ग्रुप जाके पढ़ते जाते हैं। वैसे अगर पी ब्लॉक की बात करें, इसमें भी 6 ग्रुप आते हैं और ये जो 6 ग्रुप होते हैं, इन 6 ग्रुप को भी हम ग्रुप वाइज पढ़ते हैं। अगर इन दोनों के बीच में जो रखे होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट, उन डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम लोग पीरियड वाइज पढ़ते हैं। 4 पीरियड दिए हुए यहाँ पर, 1, 2, 3 और 4। पहले वाले का ग्रुप नंबर कितना है 3 और लास्ट वाले का ग्रुप नंबर है 12। हम ये भी पढ़ चुके हैं कि इसे जहाँ थर्ड बी कहा जाता है रोमन लेटर में, वहीं यहाँ पर इसका नंबर है सेकेंड बी। यहाँ पे यही बात कही गई है कि पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 3 से लेकर 12 तक जितने भी ये 4 रोज हैं उनके सारे एलिमेंट जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट कहे जाते हैं। और ये डी ब्लॉक एलिमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि जब इनमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं तो याद कीजिएगा न्यूक्लियस के आसपास जो शेल्स होती हैं, मान ली मैंने 4 शेल बनाई, 4 शेल इसलिए बनाई क्योंकि अगर मैं इस पहले ग्रुप की बात करूं जिसका पीरियड नंबर 4 है, और हम ये बात कर चुके हैं किसी भी ग्रुप का पीरियड नंबर ये बताता है कि उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल में रखा हुआ है, तो उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है 4th शेल में रखा होता है और वो उस 4th शेल में हम भरते हैं एस सब शेल को और इसके अंदर भरा होता है 3D। तो अगर मैं पहले ग्रुप को लेकर बात करूं कि डी ब्लॉक एलिमेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहले 4s भरा जाता है, उसके बाद 3D भरा जाता है। तो एक एक करके यहाँ 3 से लेकर 12 तक कुल मिला के आ रहे हैं 10 ग्रुप। 10 ग्रुप और डी के इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी भी 10 इलेक्ट्रॉन की है। तो अगर हम शुरुआत करें तो डी में पहला इलेक्ट्रॉन जाएगा, स्कैंडियम में, टाइटेनियम में दूसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा, वैनेडियम में तीसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो एक एक करके जो इलेक्ट्रॉन लास्ट जा रहा है क्योंकि वो डी सब शेल में जा रहा है, जो कि आप याद करें पेनल्टीमेट शेल में रखा हुआ है, इसलिए इसे हम डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। द एलिमेंट्स कंस्टिट्यूटिंग द एफ ब्लॉक आर दोज इन विच द 4f and 5f ऑर्बिटल्स आर प्रोग्रेसिवली फिल्ड इन द लेटर 2 लॉन्ग पीरियड। इस ग्रुप में, इस स्टडी में हमने डी के साथ एफ ब्लॉक एलिमेंट को शामिल किया गया है। और जिस तरह इसे डी ब्लॉक एलिमेंट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन जो हैं भरते समय लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब शेल को जा रहा है, वैसे एफ ब्लॉक एलिमेंट में लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सब शेल को मिलेगा और ये 2 पीरियड के फॉर्म में होते हैं। और ये 2 पीरियड जो हैं वो पीरियोडिक टेबल के बॉटम में रखे होते हैं, जो कि 14 ग्रुप का 2 एलिमेंट है। तो ये हो गया डी ब्लॉक एलिमेंट क्योंकि इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब शेल को मिल रहा है, और ये हो गया एफ ब्लॉक एलिमेंट 14 के 2 ग्रुप, जिसमें एफ ब्लॉक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो एफ सब शेल को मिल रहा है। नेक्स्ट, दीज एलिमेंट्स आर फॉर्मल मेंबर्स ऑफ ग्रुप 3 फ्रॉम विच दे हैव बीन टेकन आउट टू फॉर्म अ सेपरेट एफ ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल। याद कीजिएगा हमने ये कहा था कि अगर मैं पहले इस थर्ड ग्रुप की बात करूँ जिसका जिक्र एनसीईआरटी में किया गया है, तो ये हुआ स्कैंडियम, ये हुआ टाइटेनियम, ये हुआ स्कैंडियम, ये हुआ इट्रियम, ये हुआ लेंथेनाइड और ये हुआ एक्टिनाइड। ये पहला ग्रुप कह सकते हैं, थर्ड ग्रुप के 4 मेंबर कह सकते हैं। इसमें जो लेंथेनाइड है इसे हमने भले ही अकेले लिखा हो, पर वास्तव में इस अकेले ब्लॉक में 14 एलिमेंट के साथ ये लेंथेनाइड रखा हुआ है, मतलब कुल मिला के 15 एलिमेंट है। मगर इसमें हम 15 एलिमेंट अगर रखते हैं तो
ऑब्वियस सी बात है, एक ब्लॉक में छोटी सी जगह में 15 एलिमेंट तो लिखे जा सकते नहीं है, तो ऑब्वियसली हमें उन्हें लिखना शुरुआत करके सीरियम से शुरुआत की जाएगी। जो याद करें ल्यूटेटियम तक जाती है वो सबके सब यहाँ रखे जाएंगे। ऐसा करने पर हम जो एक नियम है पीरियोडिक टेबल का वो ओमिट करेंगे कि साथ में वो रखे जाने चाहिए जिनकी प्रॉपर्टी सेम होती हो। अब सोचिए इनके ऊपर जो एलिमेंट रखे हैं वो डी ब्लॉक है, यहाँ अगर हम एफ ब्लॉक एलिमेंट रख देंगे तो डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक की प्रॉपर्टी सेम नहीं होती, तो एक तो हम रूल ओमिट करेंगे कि वो एलिमेंट साथ में रखे होने चाहिए जिनकी प्रॉपर्टी सेम होती है। दूसरी बात यह कि अगर हम ऐसा करते हैं कि यहाँ एफ ब्लॉक एलिमेंट रखते हैं तो ऑब्वियस सी बात है फिर यहाँ डी ब्लॉक एलिमेंट आएंगे और फिर कहीं आगे पी ब्लॉक एलिमेंट आएंगे। ऐसा करने पर हमारी पीरियोडिक टेबल की साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस दूर करने के लिए इन्हें शामिल तो थर्ड ग्रुप में इस ब्लॉक में ही किया गया है, जिसमें ये हो गया 6 पीरियड और ये हो गया 7 पीरियड का एक ब्लॉक, परंतु उसे यहाँ ना रखकर नीचे रख दिया जाता है। यही बात इसमें की गई है कि ये जो एलिमेंट्स हैं वो बिलोंग तो थर्ड ग्रुप को 6 पीरियड के फर्स्ट ब्लॉक और 7 पीरियड के फर्स्ट ब्लॉक को होते हैं डी सबशेल में ट्रांजिशन एलिमेंट्स के, परंतु इनको यहाँ न रख के उसको नीचे रख दिया जाता है। The name transition metals and inner transition metals are often used to refer the elements of D and F block elements. इन्हें डी ब्लॉक एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहने के अलावा इन्हें एक नाम और दिया जाता है। डी ब्लॉक एलिमेंट को जहाँ ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है, वहीं एफ ब्लॉक एलिमेंट को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, अगर आप याद करें तो ये बात की गई थी कि अगर आप एस की बात करें तो ये प्योरली मेटल है, अगर पी की बात करें तो इसमें मैक्सिमम जो है नॉन मेटल्स हैं, और अगर आप इनकी प्रॉपर्टी देखें डी ब्लॉक एलिमेंट की तो मेटल होने के बावजूद भी इनकी प्रॉपर्टी जो है वो मेटल और नॉन मेटल दोनों को बिलोंग करती है। मतलब आप एस ब्लॉक से पी ब्लॉक तक जाने पर प्रॉपर्टीज़ में ट्रांजिशन हो रहा है, चेंज हो रहा है, वेरी मेटलिक टू लेस मेटलिक, सम कोवेलेंट कैरेक्टर विथ हाईली कोवेलेंट कैरेक्टर, इसलिए इनके लिए ट्रांजिशन वर्ड यूज़ किया जाता है। इंटरमीडिएट स्टेट जिसमें दो कैरेक्टरिस्टिक्स एक साथ है। जहाँ तक सवाल है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स नाम देने का, तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि जिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन पेनल्टीमेट शेल को मिलता है, वहीं पेनल्टीमेट शेल इसे हमने n-1 से दिखाया था, वहीं एफ ब्लॉक एलिमेंट में लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस एफ सब शेल को मिलता है उस एफ सब शेल का ऑर्बिटल एंटी पेनल्टीमेट शेल में रखा होता है। मान लीजिए अगर मैं बात कर रही हूँ फर्स्ट सीरीज़ की जो सीरियम से स्टार्ट होकर ल्यूटेटियम पे ख़त्म होती है, तो हमको पता उसे 4f सीरीज़ भी कहते हैं क्योंकि उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन 4s सब शेल को मिलता है। तो थोड़ी देर के लिए मान लीजिए अगर ये 4th शेल है तो इसके अंदर और शेल होंगी, ये 3 शेल होंगी, उसके बाद ये 4th शेल आएगी। तो अगर ये 4f में है तो इसका मतलब ये कि ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एंटी पेनल्टीमेट शेल में है, जबकि ट्रांजिशन एलिमेंट में पेनल्टीमेट शेल में। तो आप अगर दोनों को कंपेयर करें तो ये जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनर साइड में है इन कंपेयर टू ट्रांजिशन एलिमेंट, देयरफॉर दे आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। देयर आर मेनली 3 सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। हमने तो 4 सीरीज़ देखी इसकी, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, मगर मेनली 3 इसलिए कहीं जा रही है क्योंकि एक्टिनियम की सीरीज़ को कहीं बहुत कुछ इनकम्प्लीट सीरीज़ कह सकते हैं। आपने एलिमेंट्स लिखे तो हैं पर ये सारे सिंथेटिक एलिमेंट्स हैं जो मैक्सिमम बनाए गए। और अगर आप मैक्सिमम एलिमेंट बनाने की बात कर रहे हैं या फिर उन्हें आप याद कीजिए, हमने उसे ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स भी कहा था। ये जो अगर एफ ब्लॉक के एलिमेंट, मतलब अगर आप लास्ट सीरीज़ की बात करें तो मैक्सिमम जगह जो है वो या तो सिंथेटिक एलिमेंट से बनी हुई है या तो वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के टूटने से बने हुए हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है कि इसकी मेनली 3 सीरीज़ हैं। कौन कौन सी? स्कैंडियम सीरीज़ जिसे हम 3f सीरीज़ कह सकते हैं, 3d सीरीज़ क्योंकि इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन 3d को मिल रहा है। ईट्रियम सीरीज़ जिसे हम 4d सीरीज़ कह सकते हैं क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन 4d को मिल रहा है। थर्ड इंपॉर्टेंट सीरीज़ है ये लेंथेनाइट की सीरीज़ जिसे हम 5d सीरीज़ कह सकते हैं क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन 5d को मिल रहा है। ये भी एक चौथी सीरीज़ है जिसमें एक्टिनियम के साथ में बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, पर जैसे कि हमने कहा जिसमें मैक्सिमम एलिमेंट या तो सिंथेटिक है या एक्टिनाइट्स की बात करें तो वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। The fourth 6d series will begin with actinium is still incomplete. नेचुरली डिस्कवर्ड एलिमेंट नहीं है इसमें, मैक्सिमम केस में सिंथेटिक एलिमेंट है।
द टू सीरीज ऑफ इनर ट्रांजिशन मेटल्स आर नोन एज लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। ये जो सीरीज़ है जो सीरियम से स्टार्ट होकर ल्यूटेटियम पे ख़त्म होती है, और ये जो थोरियम से स्टार्ट होकर लॉरेंशियम पे ख़त्म होती है, ये जो है इन्हें लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स कहा जाता है। लैंथेनॉइड इसलिए क्योंकि इसमें रखा हुआ सेरियम एलिमेंट लैंथेनम के बाद में आता है, और इसे एक्टिनॉइड्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें रखा थोरियम एक्टिनियम के बाद में आता है। देयरफॉर दे आर कॉल्ड एक्टिनॉइड और लैंथेनॉइड सीरीज। ये जो 14 एलिमेंट है वो रिस्पेक्टिवली लैंथेनम और एक्टिनियम के बाद रखे गए, इसलिए इन्हें लैंथेनाइड या एक्टिनाइड सीरीज भी कहा जाता है। Strictly speaking, a transition metal is defined as the one which has incompletely filled d orbital in its ground state or any one of the oxidation state. Zinc, cadmium and mercury of the group 12 have full d10 configuration in their ground state as well as in their common oxidation state. Hence, they are not regarded as transition metal. बात की थी इस बारे में हमने कि डी ब्लॉक एलिमेंट की डेफिनेशन ये होती है कि वो सारे एलिमेंट जो अपने ग्राउंड स्टेट पे या मतलब कोई इलेक्ट्रॉन उन्हें फिलहाल लूज नहीं किया है या अपने किसी ऑक्सीडेशन स्टेट पे यदि डी सबशेल को इनकम्प्लीट रख रहे हैं तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाएंगे। पर ये बात लागू नहीं होती 3 एलिमेंट पर, जिंक पर, कैडमियम पर और मर्क्यूरी पर, क्योंकि अगर आप कॉन्फ़िगरेशन याद करें तो इन सब में कॉन्फ़िगरेशन में D10 होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D10 4s2, और हम ये भी जानते हैं कि जिंक ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है +2, तो अगर ये +2 दिखाएगा भाई तो भी डी जो इनकम्प्लीटली फिल्ड नहीं है, अभी भी डी क्या है, पूरा भरा हुआ है। तो अपनी जो स्ट्रिक्ट डेफिनेशन है डी ब्लॉक की ये उसे फॉलो नहीं कर रहा, ना जिंक कर रहा है, ना कैडमियम कर रहा है, ना मर्क्यूरी कर रहा है, क्योंकि इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 उसमें भी इनका डी जो है पूरा भरा हुआ रहता है, इसलिए इन्हें नॉन टिपिकल एलिमेंट कहा जाता है। However, being the end members of these 3 transition series, the chemistry is studied along with the chemistry of transition matter. अगर हम ये कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं स्ट्रिक्ट डेफिनेशन के साथ वेरिएशन दिखा रहे हैं, जो डी ब्लॉक एलिमेंट की डेफिनेशन है उसे वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो कायदे से डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, पर हम इन्हें स्टडी ज़रूर कर रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट के साथ में। इसकी वजह यह है कि इनके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो डी सबशेल में रखे हुए हैं, इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में जा रहा है बाकी एलिमेंट की तरह, और दूसरा जब हम डी ब्लॉक को भरना शुरू करते हैं तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है 10th इलेक्ट्रॉन वो डी की सबशेल को मिलता है, जिसके कारण ये तीनों सीरीज के मेंबर हैं, भले ये लास्ट में आ रहा है। The presence of partially filled d or f orbital in the atom set the study of transition elements and their compounds apart from that of the main group element. Main group element in SOP ब्लॉक को कहा गया है। इसके अलावा कहा गया है कि SOP ब्लॉक जो मेन एलिमेंट्स हैं, इसके अलावा जब डी ब्लॉक की स्टडी की जाती है तो मैक्सिमम केस में कंपाउंड स्टेट में स्टडी की जाती है या एलिमेंट्री स्टेट में स्टडी की जाए, इनका जो डी सबशेल है वो पार्शली फील्ड होता है, और कहीं ना कहीं वो पार्शली फील्ड डी सबशेल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं वो आपको उसकी प्रॉपर्टीज़ को समझने में मदद करता है। However, the usual theory of valence as applicable to the main group elements can also be applied successfully to the transition elements. देखिए, अगर SOP ब्लॉक से इसको कंपेयर की जाए तो फ़र्क ये है कि जहाँ S ब्लॉक में ऑब्वियसली इसका नाम S ब्लॉक इसलिए क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन S सबशेल के पास है, पर वो वैलेंस शेल में रखी हुई है। इसको P ब्लॉक इसलिए कहते हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन P सबशेल को मिल रहा है। इसके अलावा S जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रखे हैं जिन्हें आप केमिकल प्रॉपर्टीज़ में स्टडी करते हैं वो भी वैलेंस शेल में रखा हुआ है। मगर यदि हम यहाँ पे बात करें तो हम यहाँ पे वैलेंस शेल में रखे हुए S इलेक्ट्रॉन को तो शामिल कर रहे हैं, पर पेनल्टीमेट शेल में रखे हुए D सबशेल के इलेक्ट्रॉन को भी शामिल कर रहे हैं। तो इनकी केमिस्ट्री में थोड़ा सा वेरिएशन आएगा कि इनमें आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ में पेनल्टीमेट शेल के इलेक्ट्रॉन को भी इनकी स्टडी में शामिल कर रहे हैं। पर अगर इस थ्योरी को बोलें वैलेंस थ्योरी जो SOP ब्लॉक के लिए एप्लीकेबल है, अगर यहाँ बात करें तो कुछ प्रॉपर्टी ज़रूर ऐसी हैं, जैसे हमने बात की जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, वहाँ पे तो हम वही इलेक्ट्रॉन शामिल कर रहे हैं जो वैलेंस शेल में, वो तो शामिल नहीं कर रहे जो डी सबशेल में है, वो भी कई जगह यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाती है। Various precious metals such as silver, gold and platinum and industrially important metal like iron, copper and titanium form a part of transition metal। यहाँ से एप्लीकेशंस बताई गई है कि बहुत सारे एलिमेंट्स इसमें ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप महंगे मेटल गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर की बात करें या इंडस्ट्रियली मशीनरों में काम आने वाले आयरन की बात करें, या आप जानते हैं टाइटेनियम बहुत हल्का मेटल होता है, स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा होती है इसमें एल्यूमिनियम की तरह। तो जो एयर स्पेस क्राफ्ट होते हैं जिसमें आपको ऐसी एलिमेंट की ज़रूरत पड़ती है जो हल्का हो और मजबूत हो, वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल होता है।
Beside introduction, we shall first deal with the electronic configuration. यहाँ बताया गया कि हम कौन कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ डिस्कस करने वाले हैं. कॉन्फ़िगरेशन, ऑकरेंस, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स विद द स्पेशल एम्फेसिस इन द ट्रेंड ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ फर्स्ट रो. मतलब हम मैक्सिमम केस में जब इन प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे तो हम यूज़ करेंगे 3D सीरीज़ का, दैट इज स्कैंडियम टू जिंक. इसके बाद में हम जनरल एस्पेक्ट बताया गया कॉन्फ़िगरेशन, अगेन ऑक्सीडेशन स्टेट और केमिकल रिएक्टिविटी डिस्कस करेंगे. तो शुरुआत की जाएगी ट्रांजिशन एलिमेंट के साथ में, जो कि कौन है, डी ब्लॉक एलिमेंट. द पोजीशन की बात करें, द डी ब्लॉक ऑक्यूपाइज द लार्ज मिडिल सेक्शन. मिडिल सेक्शन ने ऑक्यूपाई किया इसने SOP ब्लॉक के साथ में. ये द नेम ट्रांजिशन गिवन टू द एलिमेंट ओनली बिकॉज देयर पोजीशन बिटवीन S एंड P ब्लॉक एलिमेंट. ट्रांजिशन नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि अपनी प्रॉपर्टी में ट्रांजिशन दिखाते हैं, डिस्कस किया. S जहाँ हाईली मेटलिक है, P जहाँ नॉन मेटलिक नेचर दिखा रहा है, वहीं इसमें मेटलिक और नॉन मेटलिक नेचर दोनों ही है. मतलब यहाँ पर शुरुआत हो जाती है नॉन मेटलिक नेचर की और मेटलिक नेचर में कमी आ जाती है. दैट इज अ ट्रांजिशन, चेंज इन द प्रॉपर्टी. The d orbitals of the penultimate energy level in the atom receive electron give rise to the 3 rows of the transition metal. जब आप इनके अलग अलग एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन भरते हैं तब ये कॉमन है कि सबके इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन पेनल्टीमेट शेल में रखा हुआ डी सब शेल में जाएगा. परंतु जैसे हम जानते हैं कि पहली सीरीज़ का नाम 3D इसलिए है क्योंकि थर्ड शेल के डी में जाएगा, नेक्स्ट वाले में फोर्थ शेल के डी में जाएगा, नेक्स्ट वाले में फिफ्थ शेल के डी में जाएगा एंड सो ऑन. इस बेसिस पे हमारे पास 4 सीरीज़ आ गई, 3D, 4D, 5D एंड 6D सीरीज़. जिसमें यहाँ पे 6D का जिक्र इसलिए नहीं किया है शायद क्योंकि हमने पहले ही कहा है कि एक्टिनियम सीरीज़ को अभी भी इनकम्प्लीट माना जाता है. इन जनरल द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज n-1 D1 to 10 ns12. देखिएगा यहाँ पर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने कहा था इसका होता है n-1 D1 to 10 ns12. पहले इसकी बात करते हैं. हम ये बात कह चुके हैं कि यहाँ पर अगर अबव रूल को फॉलो किया जाता है तो पहला इलेक्ट्रॉन जो जाता है वो जाता है 4s में, उसके बाद पेनल्टीमेट शेल, लास्ट शेल वैलेंस शेल, उसके अंदर वाली रखी शेल पेनल्टीमेट शेल. तो पहले इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में जाता, उसके बाद पेनल्टीमेट शेल में जाता. तो वैलेंस शेल हमेशा भरी होती है. इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी है, 2. तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रखने के बाद जितने भी इलेक्ट्रॉन बचते हैं हम 3D में रखना शुरू कर देते हैं. डी की कैपेसिटी है 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन रखने की. तो अगर स्कैंडियम से शुरुआत करते हैं एग्जाम्पल के लिए, तो स्कैंडियम में 1 रखेंगे, तो टाइटेनियम में 2 रखेंगे, वैनेडियम में 3 रखेंगे, क्रोमियम में 4 रखेंगे, मैग्नीज में 5 इलेक्ट्रॉन रखेंगे. तो इस तरह 1 से लेकर 10 तक कितने भी इलेक्ट्रॉन दिख सकते हैं. अगर सारे एलिमेंट्स की बात करें इसलिए लिखा है 1 to 10. इसके अलावा NS में 2 के अलावा 1 इसलिए लिखा है क्योंकि हमने एग्जाम्पल देखे थे क्रोमियम के, जिसमें कायदे से कॉन्फ़िगरेशन होना था 3D4 4s2. पर हम जैसा कि जानते हैं कि हाफ फिल्ड सबशेल ज़्यादा स्टेबल होती है, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाता है, तो वो हो जाता है 3D5 4s1. ऐसा ही केस हमने कॉपर में भी देखा था, जिसमें हमने ये देखा था कि कॉन्फ़िगरेशन कायदे से होना चाहिए 3D9 4s1, मगर क्योंकि हाफ शेल ज़्यादा स्टेबल होता है, फुल फिल ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन अंदर ट्रांसफ़र हो गया था. तो कॉन्फ़िगरेशन हो गया था 3D10 4s1. इसलिए हो सकता है कि किसी केसेस में स्टेबिलिटी गेन करने के लिए वैलेंस शेल का 1 ऐसा इलेक्ट्रॉन अंदर ट्रांसफ़र हो गया और जिससे कॉन्फ़िगरेशन जो है वो 1 भी हो सकता है. पर यहाँ पे एक चीज़ का जिक्र नहीं है, पर हमें याद रखना है. आप याद कीजिए हमने पैलेडियम में बात की थी. पैलेडियम में जो है, जो निकल के नीचे आता है कहीं पे, यहाँ पर निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम. तो यहाँ पैलेडियम में S के दोनों इलेक्ट्रॉन अंदर ट्रांसफ़र होने से S में इलेक्ट्रॉन 0 भी हो सकते हैं. यही बात की गई है कि n-1 स्टैंड फॉर द इनर d ऑर्बिटल, पेनल्टीमेट शेल में रखा हुआ है, जिसमें 1 से लेकर 10 तक कोई भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और बाहर के NS में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं. दिस जनरलाइजेशन हैज सेवरल एक्सेप्शन बिकॉज ऑफ द वेरी लिटिल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन n-1 d एंड S. एक्सेप्शन वही कॉपर, क्रोमियम और लेड. एक्सेप्शन क्योंकि जो रूल फॉलो होना था उसकी जगह डी ने 1 इलेक्ट्रॉन रख दिया, और ये इसलिए पॉसिबल हो पाता है क्योंकि आप सोचिए ना, बाहर से इलेक्ट्रॉन उठ के अंदर आ गया, जबकि आप जानते हैं इस तरह का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र में एनर्जी कंसर्न बहुत ज़्यादा होता है. तो वजह यही होगी कि दोनों के एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा नहीं होते, इसलिए आसानी से बाहर का इलेक्ट्रॉन अंदर शिफ्ट हो जाता है स्टेबिलिटी गेन करने के लिए. वजह ये, फर्दरमोर हाफ एंड कम्प्लीटली फिल्ड सेट ऑफ ऑर्बिटल्स आर रिलेटिवली मोर स्टेबल. इसलिए ऐसा होता है क्योंकि अगर वो हाफ फिल्ड हो रहे हैं ऐसा करके या फुल फिल्ड हो रहे हैं तो उनको स्टेबिलिटी ज़्यादा मिल रही है. A consequence of this factor is reflected in the electronic configuration of chromium and copper. Considering the case of chromium, for example, which has 3D5 configuration instead of 3D4, the energy gap between two sets 3D and 4s is small enough to prevent the electron entering the 3D.
orbitals. Similarly, in case of copper, instead of configuration 3d9 we are observing a conformation 3d10 और वजह भी यही है क्योंकि d10 कॉन्फ़िगरेशन करने पर उसे स्टेबिलिटी ज़्यादा मिल रही है. The electronic configuration of zinc, cadmium, mercury are represented by general formula n-1 d10ns2. जो कॉन्फ़िगरेशन हमने वहाँ बोला था वही कॉन्फ़िगरेशन है, पर जिस जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी की बात की जा रही है वो जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी जो है वो लास्ट एलिमेंट है और हमने यहाँ 1 से भरना शुरू किया था. ये 10वां एलिमेंट है तो ऑब्वियसली यहाँ तक पहुँचते पहुँचते डी में 10 इलेक्ट्रॉन आ गए होंगे. नीचे आप याद करें तो UUB सब्सटेंस अन बाई ईएम, जिसे कॉपरनीशियम भी कहते हैं कई बार, उसका जिक्र यहाँ नहीं है. फिर वही बात, फोर्थ सीरीज़ को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही क्योंकि स्टिल ये इनकम्प्लीट मानी जाती है बिकॉज इट कंटेनिंग मैक्सिमम सिंथेटिक एलिमेंट. पर वही बात इस पर भी लागू होती है कि इसके डी में भी 10 इलेक्ट्रॉन होंगे क्योंकि ये लास्ट एलिमेंट है इस ग्रुप का. अगला, द ऑर्बिटल्स इन दीज एलिमेंट्स आर कम्प्लीटली फिल्ड इन द ग्राउंड स्टेट. हम देख रहे हैं डी पूरा तरह भरा हुआ है, एज वेल एज द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट. अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज भी करता है, अपनी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 भी दिखाता है, तो भी इसका डी पूरा भरा रहता है. The d orbital of transition element project the periphery of an atom more than the other orbitals. Hence, they are more influenced by the surrounding as well as affecting the atom of molecules surrounding them. अगर हम d orbitals की बात करें जो कि transition element को belong करते हैं, तो ये जो है जब इलेक्ट्रॉन बाहर की शेल का लॉस्ट हो जाता है तो ऑब्वियसली ये एक तरह से आउटरमोस्ट शेल का काम करते हैं. तो जब भी किसी रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं तो फिर डी के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को. इन सम रिस्पेक्ट आयंस ऑफ गिवन डी एन कॉन्फ़िगरेशंस हैव सिमिलर मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज विद द पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल. These elements exhibit certain characteristics properties such as display of variety of oxidation state, formation of colored ion and entering into the complex formation with variety of ligands. और जहाँ तक हम बात कर रहे हैं, क्योंकि s के इलेक्ट्रॉन तो प्रॉपर्टीज़ फॉर्मेशन में जनरली लॉस्ट हो जाते हैं, बचते डी के इलेक्ट्रॉन हैं तो जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको इफेक्ट करते हैं. तो उनमें से कुछ प्रॉपर्टीज़ आगे डिस्कस करेंगे जिनमें जिक्र ज़्यादा से ज़्यादा डी के इलेक्ट्रॉन का होगा. जैसे इनका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करना, इनके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं तो अलग अलग तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकते हैं. इसमें याद रखिए हमने कहा था मैंगनीज जो है वो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है और उसके बाद हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट तक ये दिखाते हैं. तो ये सारी चीज़ें हमने ऑब्जर्व की थी इसमें. द ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड ऑल्सो एग्जिबिट कैटालिटिक प्रॉपर्टी एंड पैरामैग्नेटिक बिहेवियर. ऑल दीज कैरेक्टरिस्टिक्स हैव बीन डिस्कस्ड इन द डिटेल इन दिस यूनिट. जो बात हम कर रहे थे वही बात यहाँ की गई कि जो डी के इलेक्ट्रॉन्स जो बच जाते हैं वो प्रॉपर्टीज़ को इफेक्ट करते हैं. जब हमने जो कहा कि वो वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट आप जब पढ़ते हैं तो हमने कहा सबसे ज़्यादा डी के इलेक्ट्रॉन है जो रिस्पॉन्सिबल है कि उसमें इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जिसकी वजह से वो इतनी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा पा रहा है. कलर्स की बात हुई कि कलर्स जो है वो दिखा पाते हैं क्योंकि आपने पढ़ा था डी ट्रांजिशन होता है जिसमें वही डी के इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर होकर कलर देते हैं. इन डी के इलेक्ट्रॉन्स के पेयर्ड और अनपेयर्ड होने के कारण वो कंपाउंड पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक होता है. या फिर कैटलिस्ट की बात करें तो आप याद कीजिए हमने कहा था कि मैक्सिमम केस में जो आप कैटलिस्ट देखते हैं वो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं और उसकी वजह ये होती है क्योंकि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो शो कर पा रहे हैं, इनका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है, उन्हें एक अच्छा कैटलिस्ट बनाता है. और वो सारी चीज़ें ये कहा गया है कि यहाँ पर हम जब आगे स्टडी करेंगे इस यूनिट में तो हमको देखने के लिए मिलेगी. There are greater horizontal similarity in the properties of the transition element in contrast to the main group element. However, some group similarity also exists. We shall first study the general characteristics and their trend in the horizontal loop and then we consider the group similarity. यहाँ ये कहा गया है कि बाकी से जो स्टार्टिंग में हम बात कर चुके हैं कि एस और पी ब्लॉक की स्टडी और हम डी ब्लॉक की कंपेयर करें तो वेरिएशन यहाँ देखने के लिए मिलता है. एस में जहाँ सारे एक साथ ग्रुप के एलिमेंट देखे जाते हैं कि वो सिमिलर बिहेवियर दिखा रहे हैं, यहाँ पे ग्रुप के एलिमेंट्स ना देखे रो ली जा रही है पूरी एक साथ की पूरी रो में कैसे रिलेशंस मेंटेन हो रहे हैं. तो मेनली रो का डिस्कशन किया जाता है, फिर थोड़ा बहुत ग्रुप एलिमेंट साथ में ले लिए जाते हैं. जैसे हमने फिलहाल ऐसा किया कि जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी को एक साथ स्टडी कर दिया कि वो एक ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं. पर मेनली मैक्सिमम केस में जब ट्रांजिशन एलिमेंट की बात की जाती है तो यहाँ पर हम ग्रुप से ज़्यादा रो को इंपॉर्टेंस देते हैं कि सेम रो में बिलोंग करने वाली प्रॉपर्टीज़, सेम रो में बिलोंग करने वाले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी में कैसे वेरिएशन हो रहा है. पहली बात करते हैं जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की. दे ऑल आर मेटल्स, देयरफॉर दे शो टिपिकल मेटलिक प्रॉपर्टीज़. मेटल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, ज़्यादा खींचे जाने की क्षमता. डक्टिलिटी, हम इसको खींच के वायर बना सकते हैं, इनको हैमर्ड करके इनके थिन फॉइल बना सकते हैं. इनमें थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दिखाने की बहुत कैपेसिटी होती है जिसमें हमने बात की थी. यहाँ पे जो आते हैं
कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, इनमें बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग प्रॉपर्टी होती है जिसमें ये बहुत ज़्यादा आसानी से करंट फ्लो करते हैं, जिसके कारण बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल हैं। और मेटल होने के नाते इनमें मेटलिक लश्चर भी होती है, चमक जो मेटल्स में पाई जाती है वो इनमें भी देखी जाती है। विद द एक्सेप्शन ऑफ जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी एंड मैंगनीज, इससे इंपॉर्टेंट कि जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी और मैंगनीज को छोड़ दिया जाए तो ये नॉर्मल मेटलिक टिपिकल स्ट्रक्चर दिखाते हैं नॉर्मल टेम्परेचर में। इसका जिक्र भी हुआ था कि जो मेटल की बात करें तो बेसिकली HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग और BCC बॉडी सेंटर्ड क्लोज पैकिंग में ये देखने के लिए मिलते हैं। तो इसमें एक्सेप्शन है वो हैं, आप देख सकते हैं, जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी और मैंगनीज। नीचे की टेबल आपको बता रही है और टेबल में कुछ आप को रिलेशन देखें तो आप याद भी कर सकते हैं। इसे पहला और जो दूसरा ग्रुप है, स्कैंडियम का ग्रुप जिसमें आ रहा है स्कैंडियम, इट्रियम और लैंथेनम, दूसरा टाइटेनियम, जिरकोनियम और हाफनियम, ये जो दो ग्रुप हैं ये सारे के सारे मेनली HCP स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं। तो मेन स्ट्रक्चर वो है जो बिना ब्रैकेट के दिया हुआ है, और एक रेयर ऑब्जर्वेशन जो मिल सकता है इनका वो है जो ब्रैकेट में दिया है। तो अगर फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप की बात करें तो वो किस में दिख रहे हैं, HCP में। फिर थर्ड और फोर्थ ग्रुप की बात करें जो कि वैनेडियम का ग्रुप है और क्रोमियम का ग्रुप है, इनकी बात करें तो हमको दोनों के दोनों BCC ग्रुप में दिख रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो ग्रुप की बात करें मैंगनीज और आयरन की, तो ये मेनली दिख रहे हैं HCP के ग्रुप में। किसके ग्रुप में, HCP में, जिसमें मैंगनीज बता चुके हैं एक्सेप्शन है क्योंकि वो नॉर्मल स्टेट में इन स्ट्रक्चर में, नॉर्मल टेम्परेचर में स्ट्रक्चर में नहीं पाया जाता। और एक आयरन एक्सेप्शन के रूप में आ रहा है क्योंकि उसकी जो जनरल स्ट्रक्चर है बाकी ग्रुप के मेंबर की तरह HCP नहीं है, वो BCC है। थोड़ा बात करें तो फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप जो था वो दोनों के ही दोनों ग्रुप मेनली HCP स्ट्रक्चर में मिल रहे थे। फिर हम नेक्स्ट दो ग्रुप की बात करें, देखिएगा वैनेडियम और क्रोमियम पूरा का पूरा जो ग्रुप है 6 एलिमेंट्स का, वो BCC स्ट्रक्चर मेनली मिल रहे हैं। फिर नेक्स्ट ग्रुप आ रहा है आपका मैंगनीज और आयरन का, जो आप देख सकते हैं HCP के स्ट्रक्चर में है, पर मैंगनीज एक एक्सेप्शन दिखा रहा है क्योंकि उसमें नॉर्मल टेम्परेचर में वो इस तरह के किसी स्ट्रक्चर में जहाँ नहीं मिलता। वहीं यदि अब आयरन की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वो मेनली BCC के स्ट्रक्चर में दिख रहा है। नेक्स्ट ग्रुप देखिए कोबाल्ट और निकल, आप देख रहे हैं सबके सब फैमिली मेंबर CCP के स्ट्रक्चर में है, कॉपर भी CCP के स्ट्रक्चर में, और जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी जैसा कि कहा जा चुका है कि ये नॉर्मल टेम्परेचर पे इस तरह के किसी ज्योमेट्री के साथ में, स्ट्रक्चर के साथ में नहीं पा सकते। सॉलिड स्टेट चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि जब भी कोई मेटल बनता है तो वो छोटे छोटे यूनिट सेल से बना होता है। यूनिट सेल में जो अलग अलग तरह के अरेंजमेंट होते हैं उस बेसिस पे अलग अलग टाइप्स होते हैं। उन टाइप्स में से 3 टाइप के स्ट्रक्चर में मिलते हैं ये HCP, CCP एंड BCC, और इनमें से 4 एलिमेंट ऐसे हैं जो इन स्ट्रक्चर के साथ नहीं मिलते हैं, वो हैं जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी और मैंगनीज। और जनरल ऑब्जर्वेशन देखें तो अगर हम पास के ग्रुप को देखें तो आइडेंटिकल स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं। तो एक बार फिर से देखें, फर्स्ट जो 2 ग्रुप थे देखिएगा स्कैंडियम और टाइटेनियम, सबके सब HCP स्ट्रक्चर के साथ में। नेक्स्ट जो ग्रुप है वैनेडियम और क्रोमियम, सबके सब BCC के साथ में। उसके बाद नेक्स्ट जो आया मैंगनीज और आयरन, वो दोबारा HCP के साथ आ रहे हैं, मतलब HCP, BCC देन अगेन HCP, जिसमें मैंगनीज एक्सेप्शन है क्योंकि वो इस तरह की किसी स्ट्रक्चर में नहीं मिलता। आयरन की बात करें तो वो एक्सेप्शन है क्योंकि बाकी मेंबर जहाँ HCP में है ये इससे पहले वाले ग्रुप मेंबर की तरह BCC स्ट्रक्चर में है। बाकी के जो 3 है कोबाल्ट, निकल और कॉपर, ये सारे के सारे CCP स्ट्रक्चर में है, और जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी इस तरह का कोई स्ट्रक्चर नहीं दिखाते। द ट्रांजिशनल मेटल विद द एक्सेप्शन ऑफ जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, वापस जो पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं रिलेटेड टू मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और उसमें वापस जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी एक्सेप्शन दिखा रहा है क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं वो इस पर अप्लाई नहीं हो रही है। आर वेरी मच हार्ड एंड लो वॉलेटिलिटी, ये बाकी के सब जो है बहुत हार्ड है, ज़्यादा आसानी से वोलेटाइल नहीं है। कोई भी एलिमेंट हार्ड तब होता है जब उसके जुड़ने वाले पार्टिकल्स एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से जुड़े होते हैं, और वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जहाँ उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाता है वहीं उसको कम वोलेटाइल कर देता है, क्योंकि वोलेटाइल होता है सॉलिड से गैसियस स्टेट में कन्वर्जन और लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्जन, और वोलेटाइल होने के लिए मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम होना चाहिए। और अगर जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी का एक्सेप्शन छोड़ दिया जाए तो अगर हम ये कह रहे हैं ये बहुत ज़्यादा हार्ड है, इसका मतलब इनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग काम कर रही है, और वो बॉन्डिंग इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ाएगी और इन्हें कम वोलेटाइल बनाएगी। इनमें वो कौन सी चीज़ है जो ऐसा कर रही है, वो है इनमें प्रेजेंट डी ब्लॉक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जैसे कि हम जानते हैं कि ये जो एलिमेंट होते हैं इनका जो डी सबशेल होता है वो पार्शली फिल्ड होता है। ये आपके 5 ऑर्बिटल, स्कैंडियम में 1 है, तो अगला अगर आप देखते हैं अगले में 2 हैं, फिर 3 हैं, फिर 4 हैं, क्रोमियम में 5 है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के नंबर बढ़ते जा रहे हैं। और आप देखिए कि अगर आप एक मेटल का पीस उठाते हैं और अगर उस मेटल के पीस में सारे के सारे मेटल पीसेस ऐसे ही हैं जिनके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है,
तो बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी क्रिएट होती है, क्योंकि अगर दो नेबरिंग एटम के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो दे विल ट्राई टू फॉर्म बॉन्ड। और आप देखेंगे कि अगर स्कैंडियम से क्रोमियम या मैंगनीज तक नंबर ऑफ बॉन्ड्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, क्रोमियम में 6 होते हैं, फिर मैंगनीज में वापस कम हो जाते हैं, 5 होते हैं, 6 इस तरह डी 5 डी के और एक एस का, तो उनकी शेयरिंग कैपेसिटी पास वाले के साथ बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। इसका मतलब मेटलिक बॉन्ड तो उनमें है क्योंकि वो मेटल है, पर उनके प्रेजेंट डी ब्लॉक के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पास वाले के साथ बॉन्डिंग करके उन्हें एक्स्ट्रा बॉन्डिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे उनकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, हार्डनेस बढ़ रही है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ रहा है। अगर हम इस ग्राफ को देखें तो हम क्लियरली देख रहे हैं कि क्रोमियम तक जो मेल्टिंग पॉइंट है बढ़ रहा है। हम समझ सकते हैं क्रोमियम तक मेल्टिंग पॉइंट इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। क्रोमियम के साथ सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 6, और क्योंकि वो 6 बॉन्ड बना पा रहा है अपने पास वाले एटम से, तो उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। एक एनॉमली है मैंगनीज की, मैंगनीज के पास भी 5 है, कम तो नहीं है, पर उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा नहीं होकर कम है, इसके लिए जिम्मेदार है उसका कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर।